गुड मॉर्निंग टू ऑल। दिस इज़ पद्मा सिंह और आज फिर हम कुछ प्रश्नों की प्रैक्टिस करेंगे और आप सभी का पोलपात पे स्वागत है। और जो भी लोग जुड़े हैं वो एक बार सभी क्लास को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों में ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएँ। कंपटीशन आपके ही बीच में है, जितने ज़्यादा आप लोग रहेंगे उतना ज़्यादा वहाँ पर कंपटीशन होगा और आपको भी चीज़ें पता चलेंगी कि आप कहाँ पर हैं और आपके जो साथ में दूसरे एस्पिरेंट हैं वो कहाँ पर हैं। तो इसका एक यही सही तरीका है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ करके और आंसर करें, तो अपना अपना लेवल आप लोग वहाँ पर पता करें। फिर आज हम देखते हैं, चलिए बातें हो गई और आप हमें पोलपात पे जो है टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं। पोलपात के नाम से बना हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दिया गया है, उससे भी ज्वाइन कर सकते हैं। प्लस आपको बताना चाहूँगी सारी प्लेलिस्ट जो है डिस्क्रिप्शन में लगी हुई हैं और आप लोग उन सबको फॉलो कीजिए, वेरी बेनिफिशियल है। पूरी तैयारी आपकी वहाँ से हो सकती है यदि आपने सारी प्लेलिस्ट फॉलो कर ली। ख़ास तौर पे अभी आपके पास टाइम है तो कोर्स वीडियोस पे पक्का फोकस कीजिए, वहाँ से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। जब कॉन्सेप्ट एक बार आपका क्लियर हो जाएगा तो सारे क्वेश्चंस अपने आप ही सही होने लग जाएंगे और फिर क्वेश्चन का फिक्सेशन लेवल जो है हाई हो जाएगा। और कॉन्सेप्ट क्लियर होने से कभी क्या होता है, डेप्थ में जा कर के थ्योरी पार्ट में से पूछने लगता है, सेंटेंस वगैरह, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पूछता है जो चयन परीक्षा में ज़्यादा। तो अब आप लोगों के लिए बहुत नेसेसरी हो गया है कि आप कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप कर लें, क्योंकि ये हाई टाइम है और 2 महीने बाद आपके पेपर हो जाएंगे। और अभी ये 1 महीने आप जम करके अपनी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग प्लस प्रैक्टिस कर लीजिए। उसके बाद लास्ट में सिर्फ प्रैक्टिस में आ जाइएगा और देखिए आपका कैसे क्लियर होता है। लेकिन यदि आपने अभी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप नहीं की तो आपको चयन परीक्षा में सिलेक्शन लेना मुश्किल हो जाएगा, ये मैं अभी से बता रही हूँ। इसलिए सारे वीडियोस लगे हुए हैं, आप ज़्यादातर अभी कोर्स वीडियोस पे फोकस कीजिए। प्रैक्टिस इसलिए मैंने कम कर दी है, टाइम कम कर दिया है। अभी आप लोग सारे जो है कोर्स वीडियोस पे फोकस कीजिए और बाकी के मैं डाल रही हूँ, जैसे कि फांसीवाद नाजीवाद गया है, अभी उसका दूसरा पार्ट भी आएगा। G20 हमने दिया है, वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसमें सारे क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। वो G20 अभी गया नहीं है, पब्लिश नहीं हुआ है, हो जाएगा आज, लेकिन हाँ प्रिपेयर है। तो ये सारी चीज़ें जितने मैं डाल रही हूँ जो ऑलरेडी लगे हुए हैं, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग इज़ द मस्ट, उसके बिना आपकी नैया पार लगी नहीं सकती है। तो मैं फिर बार आपसे, चयन परीक्षा आ गई है, यही MP वर्ग 1 वालों को मैंने कहा था, जिन्होंने सुना उनका अच्छा गया। और फिर मैं बिहार वालों से यही कह रही हूँ कि आप लोग कोर्स वीडियोस पे फोकस कीजिए। मेरे सारे कोर्स वीडियोस जो है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बने हुए हैं, बाकी के जो जा रहे हैं अभी मैं डाल रही हूँ वो भी सारे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बने हुए हैं। वहाँ पूरे कॉन्सेप्ट को एक स्टोरी के फॉर्म में मैं देती हूँ ताकि आपके दिमाग में फिट हो जाए, सेंटेंस आए तो आप वहाँ पर टिक कर पाएँ। प्लस वहाँ पर सारे फैक्ट भी होते हैं, आप फैक्ट मेमोराइज कर लें ताकि वो भी आप एग्ज़ाम में कर जाएँ। तो यदि आपने मेरे कोर्स वीडियोस फॉलो किए तो कॉन्सेप्चुअल एंड फैक्चुअल दोनों तरह के क्वेश्चन टैकल करने में आप सक्षम होंगे। तो ये आप पे डिपेंड करता है, आप मुझे फॉलो कर रहे हैं, मेरी बात मान रहे हैं या नहीं मान रहे हैं। मेरा काम है आपको सही रास्ता दिखाना। जिन्होंने मुझे फॉलो किया उनको बेनिफिट मिला है, जिन्होंने नहीं किया है तो वो फिर बाद में कहते हैं कि मैम ये क्वेश्चन नहीं आया, वो नहीं आया। आपने पूरी तरह फॉलो ही नहीं किया तो कहाँ से आएगा। इसलिए जाइए कोर्स वीडियोस सारे देखिए और उनके नोट्स बना लीजिए। चलिए अब हम चलेंगे, बातें काफ़ी हो गई हैं। अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं फटाफट से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, सभी क्लास को लाइक और शेयर कर देंगे ताकि आपके दोस्त भी आके यहाँ पर जुड़ सकें। तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उपागम राज्य को मूलतः विधि का निर्माण और प्रदर्शन करने वाला संगठन मानता है और राज्य को एक सामाजिक संगठन के रूप में देखने से इनकार करता है। कौन सा कैसा है, ऐतिहासिक उपागम, तुलनात्मक उपागम या विधि संस्थागत उपागम या राजनीतिक अर्थव्यवस्था उपागम। तो कौन सा उपागम है जो ऐसा मानता है, तो ये है विधि संस्थागत उपागम। ऑप्शन सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और इसी को कानूनी उपागम या फिर और क्या बोलते हैं, इसको कानूनी उपागम बोलते हैं या फिर लीगल जुडिशियल भी बोल देते हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। सामाजिक समझौता सिद्धांत यह सिद्ध करना चाहता है कि राज्य एक अवयव संस्थान है
एक वर्ग है, एक यंत्र है, एक सुरक्षा कंपनी है। तो सामाजिक समझौता सिद्धांत यही सिद्ध करना चाहता है कि राज्य क्या है, एक यंत्र है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। देखो, सामाजिक समझौते सिद्धांत के बारे में एक बात जाननी है कि जो आधुनिक काल में सामाजिक समझौते के सिद्धांत के वैज्ञानिक प्रतिपादन किसने किया है, तो ये रिचर्ड हुकर हैं। रिचर्ड हुकर हैं। लेकिन इनका जो है बेसिकली हॉब्स, लॉक, रूसो के साथ ही नाम जुड़ा है। तो मेन जो है, अगर इस तरह से पूछते हैं कि वैज्ञानिक प्रतिपादन किसने किया आधुनिक काल में, तब तो रिचर्ड हुकर आएगा। अदरवाइज हॉब्स, लॉक, रूसो ही इससे जुड़े हैं। हॉब्स, लॉक और रूसो इससे जुड़े हुए हैं और ये इसको जो है एक यंत्र, जो जितने भी संविदावादी हैं राज्य को एक यंत्र के रूप में मानते हैं। और एक क्वेश्चन आता है, इसको सेंटेंस के रूप में पूछा जाता है कि सामाजिक समझौते का सिद्धांत जो है ये राज्य को क्या है, साधन मानता है, व्यक्ति को साध्य मानता है और इसी से जो है व्यक्तिवाद की नींव पड़ती है और यही जो है व्यक्तिवाद जो है आगे लोकतंत्र की नींव रख दिया है। इसी व्यक्तिवाद ने क्या किया है कि आगे लोकतंत्र की नींव रखी है। तो ये सारी चीज़ें जो है कॉन्सेप्चुअल हैं। अब आपकी चयन परीक्षा में कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपकी देखी जाएगी, फैक्चुअल बहुत कम रहेगा पेपर। तो आप मेरी एक एक बात को ध्यान से सुनेंगे और नोट डाउन करेंगे। हर चीज़ मैं लिख नहीं सकती हूँ, आप नोट करेंगे जो आपके लिए नया है। चलिए देखेंगे, हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन संप्रभुता के विधिक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं। तो यहाँ पर विधिक सिद्धांत की बात हो रही है। बोधा है, लॉक है, रूसो है, ऑस्टिन है। तो ऑस्टिन महोदय जो है विधिक सिद्धांत के प्रमुख प्रतिपादक हैं और इन्होंने अपना जो है लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस लिख लेंगे आप। लेक्चर्स ऑन ज्यूरिस्प्रूडेंस में इन्होंने जो है क्या दिया है, अपना ये सिद्धांत दिया है। जबकि संप्रभुता की अवधारणा के प्रथम प्रतिपादक कौन है, बोधा है। 6 बुक्स कंसर्निंग द रिपब्लिक इनकी पुस्तक है, इसी में इन्होंने संप्रभुता की अवधारणा का उल्लेख किया है। लॉक क्या है, उदारवादी हैं और जो लॉक ने क्या किया है, श्रम का सिद्धांत दिया है। ठीक है, आधुनिक काल में श्रम का सिद्धांत देने वाले प्रथम विचारक हैं और कहते हैं कि जो प्राकृतिक संसाधन होते हैं उसमें निजी श्रम मिलाकर के जो व्यक्ति वस्तु अपनी बना लेता है फिर उसको कोई छीन नहीं सकता, किसी को छीनने का अधिकार नहीं है। तो ये श्रम का सिद्धांत बताते हैं। रूसो क्या है, रूसो जो हैं ये बताते हैं सामान्य जनरल विल के बारे में बताते हैं। सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक है और इसी में इन्होंने जो है सामान्य इच्छा का प्रतिपादन किया है, सामान्य इच्छा का सिद्धांत दिया है। और देखिए जो रूसो हैं, रूसो को 9 मार्क्सवादी जो हैं 9 मार्क्सवादियों का क्या प्रेरणा स्रोत माना जाता है, क्योंकि 9 मार्क्सवादी भी जो है पोल्यूशन से ये जो उद्योग हैं कहते हैं कि इससे घुटन भरी जिंदगी हो गई है और रूसो भी ऐसा ही मानते थे। रूसो ने कौन सा नारा दिया था, प्रकृति की ओर लौटो। ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन करेंगे जो भी आपके लिए नया है। रूसो ने नारा दिया प्रकृति की ओर लौटो और ये भी प्रकृति प्रेमी थे और औद्योगिक विकास, विज्ञान इन सब के में उतना विश्वास नहीं रखते थे। वैसे 9 मार्क्सवादी भी क्या हैं, ये भी कहते हैं कि उद्योगों से घुटन भरी जिंदगी मिली है और ये भी जो है प्रकृति की ओर उन्मुखीकरण करते हैं अपना। 9 मार्क्सवादियों के प्रेरणा स्रोत कौन है, रूसो महोदय हैं। नेक्स्ट देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह मानता है कि राज्य मानव स्वभाव के सार्वभौम सिद्धांतों की प्राप्ति है। मानव स्वभाव के सार्वभौम सिद्धांतों की प्राप्ति राज्य है। कौन मानता है, दैवीय उत्पत्ति का सिद्धांत, सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत, शक्ति का सिद्धांत, ऐतिहासिक सिद्धांत। तो ऐसा मानने वाला जो है ऐतिहासिक सिद्धांत है। ऑप्शन यहाँ डी सही हो जाएगा। जो ऐतिहासिक सिद्धांत है इसको कई नामों से जाना जाता है, विकासवादी सिद्धांत, क्रमिक सिद्धांत, वैज्ञानिक सिद्धांत। तो ये सारे नाम आप देख लेंगे। कौन सा है, विकासवादी, फिर क्या है क्रमिक, क्योंकि ये क्रमानुसार कहते हैं, धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है ये डेवलप किया है। क्रमिक हो जाएगा, वैज्ञानिक हो जाएगा, ऐतिहासिक हो जाएगा। इतने नामों से इसको जाना जाता है। इसमें जो है गार्नर की परिभाषा बहुत मेन रखती। गार्नर इसके जो है सबसे ज़्यादा बड़े समर्थक कौन है, गार्नर है। गार्नर कहते हैं ना तो ईश्वर की, राज्य क्या है, ना तो ईश्वर की सृष्टि है और ना ही मौलिक शक्तियों का परिणाम। राज्य ना तो सामाजिक समझौते की कृति है और ना ही परिवार का विस्तार, बल्कि राज्य क्रमिक रूप से विकसित एक ऐसी ऐतिहासिक संस्था है। और इनकी दूसरी परिभाषा है वो बहुत ही फेमस है, राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं। छोटी सी है बट क्या है, बहुत ही फेमस है। तो
क्या है, ये कहते हैं कि राज्य का निर्माण हुआ है, राज्य का विकास हुआ है, निर्माण नहीं, ऐसा जो है गार्डनर महोदय कहते हैं। तो जो है ऐतिहासिक सिद्धांत है, ये सबसे जो है वैज्ञानिक सिद्धांत माना जाता है और इसी को सबसे ये मान्य है। सबसे ज़्यादा मान्य कौन सा है, तो यही सिद्धांत है। शक्ति का सिद्धांत जो है ये शक्ति पर बल देता है। और ओपनहाइमर इसके जो है कौन है, इसके जनक हैं। और जो सामाजिक अनुबंध का सिद्धांत है, चाहे समझौता कह लीजिए, चाहे संविदा का सिद्धांत है, तो हॉब्स लॉक रूसो जो है इसके हैं। यदि इसका जो है आधुनिक काल में वैज्ञानिक रूप से वैज्ञानिक तरीके से प्रतिपादन किसने किया, तो तब रिचर्ड हुकर आ जाएंगे। ये बात आप ध्यान रखेंगे रिचर्ड हुकर के बारे में भी, क्योंकि आप चयन परीक्षा देने जा रहे हैं तो क्वेश्चन डेप्थ में आएंगे, कॉन्सेप्चुअल आएंगे। आप अपनी तैयारी कर लीजिए, कमर कस लीजिए उसी हिसाब से, जिस हिसाब से पेपर बनता है। आप सोचेंगे आप कंफर्ट जोन में रहेंगे और आपको सिलेक्शन मिल जाएगा, तो ऐसा कतई नहीं होगा। कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए। जैसे जितना मेहनत आपको करनी है, जितना आपका नॉलेज चाहिए, जिस लेवल पे कंपटीशन चल रहा है उस लेवल पे आपको अपना नॉलेज बढ़ाना होगा, तभी कुछ होगा। दैवीय उत्पत्ति के सिद्धांत की बात करें तो रॉबर्ट फिल्मर इसके जनक हैं। रॉबर्ट फिल्मर इसके जो हैं जनक हैं और इसके बहुत बड़े समर्थक जेम्स प्रथम हैं। जेम्स प्रथम इसके बहुत बड़े जो हैं समर्थक हैं। फ्रांस में जो है लुई 14वां जो कहता है, लुई 14वां भी बहुत बड़ा समर्थक है इसका। ये कहता है कि मैं ही राज्य हूँ। बहुत बड़ा इसका जो है कथन है किसका, लुई 14वां का। ठीक है, क्या कहते हैं, मैं ही राज्य हूँ, मैं ही राज्य हूँ। ये किसका है, जो लुई हैं, लुई 14वें का ये कथन है। तो ये सारी बातें आप ध्यान रखेंगे। और रॉबर्ट फिल्मर की पुस्तक कौन सी है, पैट्रियार्का है। ठीक है, और जेम्स प्रथम की पुस्तक की बात करें तो इनकी पुस्तक है द लॉ ऑफ फ्री मोनार्की। ठीक है, मोनार्की इनकी पुस्तक है, आप इसको पूरा लिखेंगे। द लॉ ऑफ फ्री मोनार्की इनकी पुस्तक है और रॉबर्ट फिल्मर की बुक पैट्रियार्का है। और यदि हम बात करें कि फ्रांस में दैवीय उत्पत्ति के प्रतिपादक कौन है, तो कौन है, ब्रेस्वे हैं। फ्रांस में किसने किया था, ब्रेस्वे ने। क्वेश्चन आ सकता है, अब जो है आप इसको हल्के में नहीं ले सकते हैं, चयन परीक्षा देने जा रहे हैं आप। चलिए आगे देखेंगे हम। निम्नलिखित में कौन सा एक कथन सही है। संप्रभुता राज्य में निवास करती है और उसी के द्वारा प्रयुक्त की जाती है। संप्रभुता राज्य में निवास करती है और सरकार के द्वारा प्रयुक्त की जाती है। संप्रभुता सरकार में निवास करती है और उसी के द्वारा प्रयुक्त की जाती है। संप्रभुता नागरिकों में निवास करती है और सरकार के द्वारा प्रयुक्त की जाती है। देखिए सारे ही सेंटेंस यहाँ कन्फ्यूजिंग हैं, लेकिन आपको ये बात पता होनी चाहिए कि संप्रभुता राज्य में निवास करती है और उसी के द्वारा प्रयुक्त की जाती है, यानी कि जो राज्य का एजेंट होता है, चाहे वो सरकार हो, समूह हो, एक व्यक्ति हो, राजा हो, नागरिक हो, जो भी हो, तो उसी के द्वारा प्रयुक्त की जाती है। आप इससे अलग जा ही नहीं सकते, यही आपका बेटर है, सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि संप्रभुता राज्य में निवास करती, ये तो बनी बात है। और फिर क्योंकि राज्य का आवश्यक तत्व क्या है, संप्रभुता है। राज्य के कौन कौन से आवश्यक तत्व होते हैं, तो राज्य के आवश्यक तत्वों की बात कर लें तो सरकार हो जाएगा, सरकार हो जाएगी, जनसंख्या हो जाएगी, और क्या होगा, निश्चित भूभाग हो जाएगा। ठीक है, निश्चित भूभाग हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, संप्रभुता हो जाएगी। और संप्रभुता क्या है, प्राण तत्व है। संप्रभुता प्राण तत्व है किसका, राज्य का। ठीक है, संप्रभुता प्राण तत्व है, लिख लेते हैं इसको भी, प्राण तत्व है राज्य का। और यही संप्रभुता जो है कहाँ निवास करती है, राज्य में, क्योंकि ये राज्य का गुण है, तत्व है, तो राज्य में निवास करती है और उसी के द्वारा प्रयुक्त की जाती है, यानी कि जो राज्य का एजेंट होता है तो उसी के द्वारा प्रयोग की जाती है। तो राज्य और सरकार में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, राज्य अमूर्त है और सरकार मूर्त है, ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। बाकी जो राज्य है तो वो सरकार क्या है, राज्य का एजेंट है। जैसा राज्य का निर्माण होता है, जिस प्रकार राज्य के जो कानून, नियम, नॉर्म्स होते हैं, सरकार को उसी अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। तो जो भी है व्यक्ति शासन चला रहा है तो वो उसी के द्वारा प्रयुक्त की जाती है, इसलिए सरकार के एजेंट के द्वारा प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए आपका यहाँ राइट होगा। आगे देखेंगे, राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है। निश्चित क्षेत्र में
राजनीतिक दृष्टि से देख लीजिए, राजनीतिक दृष्टि से संगठित जनसमूह है। किसने कहा है? वुड्रो विल्सन, पार्कर, ब्लंटसली, लॉर्ड ब्राइस। तो ये बहुत ही फेमस कथन है और बार बार एग्जाम में देखने को मिलता है। तो ऐसा कहने वाले कौन है? आप सभी को जो है ये पता होना चाहिए, काफ़ी दिन से आप जो है प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो ये ब्लंटसली हैं, नो डाउट ये ब्लंटसली हैं, और आप इसको जो है लॉक कर लीजिए, लिख लीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है इनकी, ब्लंटसली की आती है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किसका राज्य संबंधी कोई सिद्धांत नहीं है? श्रमिक संघवाद, मार्क्सवाद, श्रेणी समाजवाद, फेबियनवाद। तो जो मार्क्सवाद है तो इसी का राज्य संबंधी कोई सिद्धांत नहीं, क्योंकि ये कहता है कि राज्य होना ही नहीं चाहिए, राज्य संस्था जो है होनी ही नहीं चाहिए, और राज्यविहीन, वर्गविहीन, शोषणविहीन समाज की संकल्पना इन्होंने की है। किसने? मार्क्सवाद ने या मार्क्सवादियों ने। जबकि श्रमिक संघवाद की बात करें तो जॉर्ज सोरेल जो है इसके कौन है? जनक हैं। जनक पूछे जाते हैं बार बार, आपको मैचिंग के लिए दे दिया जाता है और उसमें आपको मैच करना होता है। जॉर्ज सोरेल इसके क्या हैं? जनक हैं। श्रेणी समाजवाद की बात करें तो GDH कोल इसके जो हैं जनक हैं, और इन्होंने क्या किया है कि आर्थिक संसद की बात की है। GDH कोल इसके जनक हो गए और इन्होंने आर्थिक संसद की बात की है, यानी कि राजनीतिक संसद होने के साथ साथ आर्थिक संसद भी होनी चाहिए। आगे देखेंगे, सेल्फ गवर्नमेंट इनकी पुस्तक है। सेल्फ गवर्नमेंट जिसको क्या है? लोकल प्रशासन, स्थानीय प्रशासन, हिंदी में अगर पूरा जाएंगे तो स्थानीय प्रशासन इसको बोलते हैं, आप नोट डाउन कर लीजिए। फेबियनवाद की बात करें तो सिडनी वेब इसके जनक हैं। सिडनी वेब इसके जो है जनक हैं। तो ये सारी बातें हमारी हो गई, आप सभी कुछ याद रखेंगे, ये सभी आपको मैचिंग में करने को ज़्यादातर आते हैं, ध्यान रखिएगा इनका। आगे देखेंगे हम, निम्न में से संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? क्या सुनिश्चित किया जाता है? देखिए, आप सभी जितने लोग जुड़े हुए हैं एक बार सेशन को लाइक कर देंगे, ठीक है। लाइक करना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि हमारे लिए वीडियो बना करके आपको कंटेंट देना और आपके लिए पढ़ाई करना, क्योंकि लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, प्लस वीडियो भी थोड़ा सा सर्कुलेट होता है। तो जब व्यूज़ अधिक आते हैं, कमेंट आते हैं, तो हमारा भी मोटिवेशन बढ़ता है। तो सिर्फ मेरे मोटिवेशन के लिए, और हर दिन मैं आपको पढ़ा सकूं, हर दिन मैं खड़ी होकर के आपको अच्छा कंटेंट दे सकूं एक, तो उसके लिए आप लाइक जो है पक्का किया करें, विदाउट कहे भी आप कर दिया करें, वो सबसे अच्छा रहेगा। तो ऑप्शन ए देखेंगे, कार्यपालिका की शक्तियाँ। क्वेश्चन फिर से पढ़ लेते हैं हम। निम्न में से संविधान के द्वारा क्या सुनिश्चित किया जाता है? अच्छा, तो कार्यपालिका की शक्तियाँ, शासन एवं शासित के बीच संबंध, सरकार को विभिन्न संस्थाओं के बीच संबंध, उनकी संरचना एवं संगठन, उपरोक्त सभी। तो देखो, जो संविधान होता है उसमें ये सभी चीज़ें लिखी होती हैं। कार्यपालिका की शक्तियाँ होंगी, शासक एवं शासित के बीच में कैसे संबंध होने चाहिए वो भी होता है, और जो संस्थाएं हैं वो कैसे अपना काम करेंगी, संस्थाओं के बीच में कैसे संबंध होंगे, उनकी संरचना कैसे होगी, है ना, उनका संगठन कैसे होगा, सारी चीज़ें संविधान में दी हुई होती हैं। तो आपका ऑप्शन होगा यहाँ पर उपरोक्त सभी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, संप्रभुता मूलतः संकट का सिद्धांत था, यह मत किसने प्रतिपादित किया है? जॉर्ज कैटलिन, जे लास्की, वाल्टर लिपमैन या एच क्रेब। तो ये लास्की के द्वारा कहा है कि संप्रभुता जिस समय इस सिद्धांत का प्रतिपादन हुआ, या जिस समय इस सिद्धांत को जो है अच्छा माना जाता था, उस समय जो है एक ऐसी सिचुएशन वहाँ की रही होगी उस समाज की कि वो अच्छा था। लेकिन आज के समय में जो है संप्रभुता क्या है, ये बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है, और आज के समाज में, लोकतांत्रिक समाज में संप्रभुता जैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, ऐसा लास्की बोलते हैं। और ये इसीलिए कहते हैं कि संप्रभुता मूलतः संकट सिद्धांत था। उस समय ऐसी स्थितियाँ रही होंगी कि बहुत ज़्यादा अस्थिरता रही होगी, राज्य में बहुत ज़्यादा उथल पुथल रही होगी, तो संप्रभुता जैसी अवधारणा को लाया गया, राज्य को एक स्थिरता देने के लिए ये सारी चीज़ें की गई, लेकिन वो उसी समय उपयोगी था, आज की डेट में नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया गया है? किसके द्वारा स्वतंत्रता की सकारात्मक अवधारणा का प्रतिपादन किया है? जे.एस. मिल है, हर्बर्ट स्पेंसर है, कार्ल पॉपर है या टी.एच. ग्रीन है? तो स्वतंत्रता की अगर सकारात्मक अवधारणा की बात करें तो ये जो है, इसके लिए आप जो है एक बार ये कोर्स वीडियो में टी.एच. ग्रीन लगा हुआ है, वो देखिए। और मैं बार बार आपको रिकमेंड करूँगी कि आप एक महीने जो है सारे कोर्स वीडियोस देख करके
उनकी कॉन्सेप्चुअल एंड फैक्चुअल दोनों अंडरस्टैंडिंग बना लीजिए। आपके क्वेश्चन अपने आप राइट होंगे। बाकी क्वेश्चन मैं कराऊंगी तो उसमें इम्पॉर्टेंट और किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन सा एरिया वेटेज लेता है, कौन सा कम लेता है, कौन सा ज़्यादा लेता है, और मैं सब चीज़ आपको हेल्प करूँगी। बट जब तक आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं होगी तब तक मैं चाहे कितना भी पढ़ा दूँ एक एक क्वेश्चन करके, आपको समझ में नहीं आने वाला है। वो चीज़ें आप उस डेप्थ में जाके नहीं कर पाएंगे, क्योंकि क्वेश्चन को थोड़ा सा भी घुमा दिया जाएगा तो आप जो है वहाँ पर सही आंसर नहीं कर पाएंगे। तो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग अभी आपके पास 1 महीने सिर्फ आप जो है ये कोर्स वीडियोज़ पे फोकस कर लीजिए, और बाकी मैं प्रैक्टिस तो करा ही रही हूँ। तो कोर्स वीडियोज़ पे फोकस करके अपने नोट्स, अपनी अंडरस्टैंडिंग को डेवलप कर लीजिए थोड़ा सा सभी चीज़ों के बारे में, जो भी टॉपिक आपके आ रहे हैं, और उसके बाद देखिए फिर आप कितना अच्छा परफॉर्म करते हैं। तो थोड़ा सा हमारी बातों को बांधते चलिए, जो मैं कह रही हूँ उसके अकॉर्डिंग चलते रहिए, आपको सक्सेस ज़रूर मिलेगी। तो ऑप्शन डी जैसे कि हमने बता दिया, TH ग्रीन यहाँ पर है। कार्ल पॉपर को भी आप याद रखेंगे, जो ओपन सोसाइटी एंड इट्स इनमेज, ये बार बार आता है। ओपन सोसाइटी, मैं बार बार इंग्लिश में लिख जाती हूँ, चलिए हिंदी में लिखती हूँ मैं। हाँ, तो कौन सा था? ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमीज जो है क्या है, इनकी पुस्तक है। और इसी में जो है इन्होंने, जैसे प्लेटो हुए, मार्क्स एंड और कौन थे, हेगल, इनकी जो है आलोचना की है। इनको मतलब एक प्रकार से ओपन सोसाइटी का दुश्मन माना है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और कौन कौन से थे? प्लेटो, मार्क्स एंड हेगल, इन तीनों की आलोचना इसमें खास तौर पर की गई है। तो ये आप ध्यान रखेंगे। हर्बर्ट स्पेंसर क्या है? योग्यतम की उत्तरजीविता का सिद्धांत इन्होंने दिया है और वैज्ञानिक व्यक्तिवाद से संबंधित हैं। जेएस मिल की बात करें तो इन्होंने जो है हानि का सिद्धांत दिया है, और कार्यों को इन्होंने 2 भागों में डिवाइड किया है, जैसे कि स्वसंबंधी कार्य, परसंबंधी कार्य। और स्वसंबंधी कार्य में राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, परसंबंधी कार्य में राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। परसंबंधी कार्य में भी इन्होंने कार्यों को 2 प्रकार से बांटा है। परसंबंधी कार्य की बात हो रही है कि एक छोटी हानि वाले, एक बड़ी हानि वाले, ठीक है, एक छोटी हानि और एक बड़ी हानि, ठीक है, बड़ी हानि। तो ये बोला है कि जो छोटी हानि होती है, छोटी छोटी जो हानियाँ होती हैं, उसमें राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। सोशल डिसअप्रूवल से काम चला लेना चाहिए, व्यक्ति को सुधार देना चाहिए। और जो बड़ी हानि होती है उसमें राज्य को हस्तक्षेप करना चाहिए। तो ये सारी बातें इनके हानि के सिद्धांत में पूछी जा सकती हैं, आपको याद रखना है। ये हानि का सिद्धांत आपके NCERT में दिया हुआ है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। अगला क्या है कि समानतावादी वित्त के समक्ष समानता का मूल्य बनाए रखने के लिए अपर्याप्त पाते हैं। उन्होंने इसके लिए निम्नलिखित में से किसको कारण माना है? तो यानी कि समानतावादी से जो विधि है उसमें समानता को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त पाते हैं इस सिद्धांत को। कारण क्या है इसका, वो हम देख लेते हैं। आकर के इसको बड़ा करते हैं और इसका कारण देख लेते हैं। पहला है, यह व्यक्तियों के बीच अंतर को ध्यान में नहीं रखता है, यानी कि व्यक्तियों के बीच में जो अंतर हैं उनको ध्यान में नहीं रखता है। दूसरा है, यह लोगों द्वारा आधारित असमान संस्थाओं और परिस्थितियों को ध्यान में नहीं रखता है। तीसरा है, यह इस पर ध्यान नहीं देता कि कतिपय प्रतिभाएं और कौशल असफलतापूर्वक धारण की गई हैं। नेक्स्ट क्या है, यह इस तथ्य को ध्यान में नहीं रखता कि उत्पादन के साधन कुछ हाथों में संकेंद्रित होते हैं, जो उनके स्वामित्व धारकों को बृहद प्रभाव डालता है। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। इसका मतलब क्या निकलता है कि राज्य एक ओर तो समानता की बात करता है, दूसरी ओर जो है ये जो पूंजीपति हैं, यानी कि निजी संपत्ति, निजी स्वामित्व, इन सबको भी वो खुले रूप से छूट दे रहा है। यानी कि एक जो बाजार व्यवस्था है, खुली व्यवस्था है, उसको छूट दे रहा है। और यहाँ पर विरोधाभास ये होता है कि जब आप छूट दोगे तो कुछ लोग जो है बहुत धनी हो जाएंगे, कुछ निर्धन हो जाएंगे, तो समानता कहाँ से रहेगी। तो इस बात पे ये फोकस करता है कि समानता का जो सिद्धांत है वो समानता को फॉलो करने में ही दिक्कत करता है, क्योंकि वहाँ पर राज्य की नीतियाँ ही विरोधाभासी हैं। एक तरफ तो समानता की बात करता है, दूसरी तरफ वो लोगों को बाजार में खुली छूट देता है कि आप ठीक है कमाइए, अपना बिजनेस खड़ा कीजिए और अपनी निजी संपत्ति जो है बढ़ाइए। तो वहाँ पर अपने आप असमानता डेवलप हो जाती है। ये बात इनके इस सेंटेंस के पीछे ये जो है कॉन्सेप्ट है आपका। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम।
अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा सिद्धांत राज्य के रात्रि पहरेदार की भूमिका का समर्थन करता है? कल्याणकारी राज्य का सिद्धांत, उदारवादी सिद्धांत, समाजवादी सिद्धांत, इनमें से कोई नहीं। तो जो उदारवादी सिद्धांत है ये राज्य की क्या है, राज्य को रात्रि के पहरेदार के रूप में देखता है और कहता है कि जो है लोग जो होते हैं ये बार बार इसको देखते रहते हैं जाग जाग करके कि जो हमारा ये रात्रि प्रहरी है वो रात में जो है जग करके हमारी रक्षा कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि सामूहिक रूप से आता है तो उदारवादी सिद्धांत हो जाएगा। यदि व्यक्तिगत रूप से आता है कि रात्रि प्रहरी जो है ये अवधारणा या इस टर्म को, इस शब्द को पदबंध कह सकते हैं। रात्रि प्रहरी पदबंध को किसने दिया है? तो ये रॉबर्ट नॉजिक से संबंधित है। ये भी आप जो है याद रखेंगे। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जीन बोदा ने अपनी संप्रभुता की संकल्पना उधार ली थी। कहाँ से ली थी? मैकियावली से, फ्रांस के धार्मिक युद्धों से, हॉब्स से या फिर ऑस्टिन से। तो ये जो फ्रांस के धार्मिक युद्ध थे वहीं से इन्होंने अपनी संप्रभुता की संकल्पना उधार ली थी। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्या है, किसने कहा संसदीय व्यवस्था दल की भावना को सघन बनाती और हमेशा इसे जीवंतता प्रदान करती है? लास्की ने बोला है, मैकाइवर ने बोला, या लॉर्ड ब्राइस ने बोला, या फिर लॉर्ड एक्टन ने बोला है? किसने जो है ये बोला है कि संसदीय व्यवस्था दल की भावना को क्या करती है, सघन बनाती है और हमेशा जीवंतता प्रदान करती है? तो ये कहने वाले जो हैं आपके ये लॉर्ड ब्राइस महोदय हैं। ऑप्शन सी जो है यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। और एक्टन क्या कहते हैं? एक्टन जो है स्वतंत्रता समानता के संबंध के ये नकारात्मक दृष्टिकोण के विचारक हैं और ये कहते हैं स्वतंत्रता की उत्कृष्ट अभिलाषा के कारण समानता की आशा करना ही व्यर्थ है, ऐसा ये बोलते हैं। मैकाइवर और लास्की दोनों ही क्या हैं, बहुलवादी हैं। दोनों ही बहुलवादी हैं। लास्की भी क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य के प्रवर्तक माने जाते हैं और ये बहुलवादी हैं। ये भी और ये भी दोनों लोग बहुलवादी हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्न में से किसने एकात्मवाद की यह परिभाषा दी है? कौन सी? कि संक्षेप में एकात्मवाद का तात्पर्य है एक ही दृष्टिकोण प्रभु सत्ता संपन्न शक्ति के हाथों में राज शक्ति का केंद्रीकरण। वह शक्ति चाहे संसद हो अथवा जार, यानी कि संसद यानी बहुत ग्रुप हो या जार मतलब एक व्यक्ति के हाथ में हो। तो कोई भी हो, एक ही व्यक्ति के हाथ में जो है शक्ति क्या रहेगी, केंद्रित रहेगी। ये किसने बोला है? तो ये बोलने वाले कौन हैं? लिकॉक हैं, मील हैं, डायसी हैं या डेविड ईस्टन हैं? किसने बोला है? तो ये बोलने वाले जो हैं डायसी महोदय हैं आपके, डायसी। और ऑप्शन सी यहाँ पर आपका राइट हो जाएगा। ये ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, इन सब में जो है एकात्मक व्यवस्था है, ये भी आपको पता होना चाहिए क्योंकि तुलनात्मक राजनीति में पूछते हैं कहाँ संघात्मक है, कहाँ एकात्मक है, कहाँ अध्यक्षात्मक है, कहाँ संसदात्मक है। तो ये सारी शासन व्यवस्थाएं हैं, शासन प्रणालियाँ हैं। तो कहाँ कहाँ पर एकात्मक है? ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, यहाँ सब जो है एकात्मक शासन व्यवस्था फॉलो की जाती है। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा अध्यक्षात्मक सरकार का लक्षण है? अध्यक्षात्मक सरकार का लक्षण आपको देखना है, संविधान की कठोरता, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, विद्यार्थी की सर्वोच्चता, कार्यकारिणी प्रमुख की सर्वोच्चता। कौन सा है? तो संविधान की कठोरता जो है ये अध्यक्षात्मक सरकार का लक्षण है। ऑप्शन ए यहाँ पर प्रमुख लक्षण यही है, तो ये जो है राइट हो जाएगा। इसके यदि और हम प्रमुख जो है देखें, विशेषताएं देख लें या लक्षण देख लें तो क्या होगा, कार्यपालिका की निश्चित अवधि, जो कार्यपालिका होगी उसकी क्या होगी, निश्चित अवधि होती है। एक बार जो है बन गई तो वो भंग नहीं होगी, अपनी लोकसभा की तरह अपने यहाँ भंग नहीं होती है, वो रहती है अपना पूरा कार्यकाल करके तब फिर अपने समय पर ही हटती है। देखते हैं दूसरा क्या है, कार्यपालिका जो है, जो कार्यपालिका होती है, कार्यपालिका की शक्ति कहाँ निहित होती है? राष्ट्रपति में निहित होती है, राष्ट्रपति में निहित होती है। तीसरा क्या है, सरकार का प्रमुख राज्य का प्रमुख एक ही होता है, यानी कि जो सरकार का प्रमुख होता है वही क्या होता है, राज्य का प्रमुख भी बन जाता रहता है। सरकार प्रमुख क्या है, राज्य का प्रमुख होता है।
ठीक है। तो ये कुछ खास विशेषताएं हैं अध्यक्षात्मक सरकार का, और राष्ट्रपति में जो है ये सारी चीज़ें अमेरिका के जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है वहाँ पर ये सारी चीज़ें पाई जाती हैं। इसके साथ में शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत पाया जाता है, समन्वय जो है नियंत्रण और समन्वय का भी सिद्धांत वहाँ पर पाया जाता है। नियंत्रण और संतुलन, समन्वय नहीं संतुलन होगा वहाँ पर। नियंत्रण एवं संतुलन और शक्ति पृथक्करण, दो सिद्धांत वहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से फॉलो किए जाते हैं। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत और दूसरा क्या है, नियंत्रण एवं संतुलन सिद्धांत। ये दोनों जो है मॉन्टेस्क्यू के द्वारा दिए गए हैं, और मॉन्टेस्क्यू जो है इनकी पुस्तक द स्पिरिट ऑफ लॉ में इन्होंने ऐसा दिया है, स्पिरिट ऑफ लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, संविधानवाद की पाश्चात्य अवधारणा आधारित है, किस पर आधारित है? विधि एवं अभिसमयों पर, विधि के शासन पर, प्रेस की स्वतंत्रता पर, एक राजनीतिक दल के आधिपत्य पर। तो जो संविधानवाद की अवधारणा है ये जो विधि का शासन, विधि एवं अभिसमयों पर है, विधि के शासन पर, प्रेस की स्वतंत्रता पर, ये तीनों यहाँ पर राइट हो जाएंगे, जबकि जो है ये रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है। और इसके अलावा देखें अगर हम कुछ और एक दो खास देखते हैं तो वो हो जाएंगी, जैसे कि स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका हो जाएगी। मौलिक अधिकार भी यहाँ पर इंक्लूडेड होते हैं। तो मौलिक अधिकार, और क्या हो जाएगा, स्वतंत्र निष्पक्ष न्यायपालिका हो जाएगी। तो ये कुछ खास विशेषताएं हैं संविधानवाद की, बाकी और भी हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पर जो है ये तीन राइट हो जाएंगे, ABC। ये इसमें तो पता नहीं क्या दिया है, चलिए ABC आपके थी यहाँ पर, ABC, ये तीनों आंसर हो जाएंगे आपके। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखते हैं, निम्न में से कौन सा गुण संस्थात्मक व्यवस्था का नहीं है? कार्यपालिका एवं विधायिका के बीच संबंध संसदात्मक व्यवस्था का नहीं पूछ रहा है। प्रशासनिक व्यवस्था का जनता के प्रति उत्तरदायित्व, जनसाधारण को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना, और शक्तियों का पृथक्करण। तो ये अभी अभी हमने बात की, ये किसका, अध्यक्षात्मक का गुण है, अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था उसका गुण है। बाकी ये सभी जो है संसदात्मक के गुण हैं। चलिए देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से संघात्मक शासन व्यवस्था का अधिगत विद्वान कौन माना जाता है? CF स्ट्रीम, H फाइनर, AH ब्रिज, KC वेयर। संघात्मक शासन व्यवस्था का जो है अधिगत विद्वान KC वेयर माने जाते हैं, और इन्होंने भारत की जो संघवाद है उसको अर्ध संघात्मक व्यवस्था की संज्ञा दी है। नेक्स्ट देखते हैं, अध्यक्षात्मक सरकार के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था प्रायः व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच संघर्ष को जन्म देती है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था में प्रतिनिध्यात्मक समरूप का अभाव होता है। अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था सरकार में अस्थिरता उत्पन्न करती है। उपरोक्त सभी, तो कौन सा कथन सही है अध्यक्षात्मक सरकार के विषय में? तो जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है यहाँ व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में संघर्ष को जन्म देती है, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच जो है समन्वय नहीं होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व की जो है इनके बीच में समन्वय की भावना नहीं होती है। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत होता है, यानी कि सभी अपने अपने फील्ड में स्वतंत्र होते हैं, एक दूसरे में कोई इंटरफेयर नहीं करता है। तो इसलिए जो है यहाँ प्रायः व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के बीच में जो है इनके कार्यों को और ये सब चीज़ों को लेकर के संघर्ष, खींचातानी जिसको बोलेंगे, वो थोड़ी सी दिखती रहती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। और आज का सेशन हम यहीं पर समाप्त करेंगे, और आप सबसे ये मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है कि अभी आपके पास टाइम है, 1 मंथ आप कोर्स पे अपने जो है फोकस कीजिए, और वहाँ से अपना कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, सब्जेक्ट के बारे में नॉलेज, डेप्थ अंडरस्टैंडिंग डेवलप कीजिए, क्योंकि चयन परीक्षा में इसके बगैर काम चलने वाला नहीं है। सारी वीडियोस प्लेलिस्ट में लगी हुई हैं, कोर्स वीडियोस के नाम से लगी हुई हैं, वहाँ जाइए करिए। और बाकी मैं अभी डाल भी रही हूँ, जैसे कि फांसीवाद, नाजीवाद पढ़ चुका है और उसका सेकंड पार्ट आने वाला है, प्लस मैंने G20 भी पब्लिश हो जाएगा आज शाम तक। तो ये सारी चीज़ें आप देखिए, यहाँ से अपने नोट्स बनाइए, एक जगह इकट्ठे कीजिए, ताकि लास्ट टाइम में आपको जो है क्विक रिवीजन में आसानी रहे, क्योंकि क्विक रिवीजन ही आपको
एक्यूरेसी देता है एग्ज़ाम में एक्यूरेसी कौन देता है? क्विक रिवीजन। तो उसके लिए आपके अपने खुद के नोट्स होने चाहिए, शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, बनाते रहिए। चलिए यहीं पे आज हम ख़त्म करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। एंड वीडियो क्लिक करने से पहले वीडियो जो ये क्लास है इसको शेयर कर दीजिए, लाइक भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि आपको यहाँ पर वेरी बेनिफिशियल वीडियोस जो हैं निकलती रहती हैं आपके अकॉर्डिंग, खासकर TGT PGT पॉलिटिकल साइंस के लिए। धन्यवाद।